एक न्यूक्लियर बॉम्ब के एकदम सेंटर में और असल में यूनिवर्स के सारे मैटर की कोर में एटम होता है, वो सबसे बेसिक चीज जिससे हर वो चीज बनी है जिसे हम देख और छू सकते हैं। सदियों तक एटम्स को सबसे छोटा न टूट सकने वाला पार्टिकल माना जाता था, पर 20वीं सेंचुरी की शुरुआत की साइंटिफिक डिस्कवरीज ने एक कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और डायनामिक रियलिटी सामने लाई। साइंटिस्ट्स ने डिस्कवर किया कि एटम की भी अपनी एक स्ट्रक्चर होती है, एक डेंस सेंट्रल कोर जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, जिसके चारों ओर हल्के इलेक्ट्रॉन्स का एक क्लाउड घूमता है। ये छोटा सा लगभग समझ न आने वाला न्यूक्लियस ही है जहां बहुत बड़ी पावर का सीक्रेट छिपा है, एक ऐसा सीक्रेट जो हमेशा के लिए ह्यूमन हिस्ट्री का कोरस बदल देगा। इस एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक साथ पैक होते हैं और एक बहुत पावरफुल पर कम रेंज वाली फोर्स से बंधे होते हैं जिसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ये नेचर की 4 फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे पावरवर है, जो पॉजिटिवली चार्जड प्रोटॉन्स के बीच रिपल्सिव इलेक्ट्रिकल फोर्सेस के खिलाफ मैटर के एकदम एसेंस को एक साथ रखने के लिए जिम्मेदार है। मोर्टर एलिमेंट्स के लिए ये बॉन्ड स्टेबल और अटूट होता है, पर कुछ भारी अनस्टेबल एलिमेंट्स में जैसे यूरेनियम के कुछ आइसोटॉप्स जैसे यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 में न्यूक्लियस हमेशा इंस्टेबिलिटी के कगार पर होता है, जिसमें अपने बॉन्ड्स के अंदर एक बहुत बड़ी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। इस इनक्रेडिबल एनर्जी को रिलीज करने की प्रोसेस को न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। फिशन शब्द का मतलब बस किसी चीज को अलग करना होता है, और इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब एक भारी एटम के न्यूक्लियस को अलग करना है। जब एक फ्री मूविंग न्यूट्रॉन सही स्पीड से ट्रैवल करता हुआ यूरेनियम 235 एटम के न्यूक्लियस से टकराता है तो न्यूक्लियस उसे सोख लेता है। यह अब्सॉर्प्शन पहले से ही अनस्टेबल न्यूक्लियस को इतना वॉलेटाइल बना देता है कि वो खुद को एक साथ नहीं रख पाता। वो मुड़ता है और फिर तेजी से 2 या ज्यादा छोटे हल्के न्यूक्लियस में टूट जाता है। अलग होने की ये एक ही एक्ट बहुत बड़ी, सच में चौंका देने वाली एनर्जी रिलीज करती है, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन से कहीं ज्यादा है। पर यह सिंगल एटॉमिक इवेंट इतनी एनर्जी क्यों रिलीज करता है? इसका जवाब अल्बर्ट आइंस्टीन के फेमस E=mc² इक्वेशन में है, जो बताता है कि मास और एनर्जी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। न्यूक्लियर फिशन के दौरान बनने वाले छोटे न्यूक्लियस और रिलीज हुए पार्टिकल्स का टोटल मास ओरिजिनल भारी न्यूक्लियस के मास से थोड़ा कम होता है। ये थोड़ी सी मिसिंग मास गायब नहीं हुई है, ये सीधे तौर पर बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी में बदल गई है, खासकर हीट और गामा रेडिएशन के रूप में। इसके अलावा फिशन प्रोसेस 2 या 3 और न्यूट्रॉन भी रिलीज करती है, जो फिर दूसरे पास के यूरेनियम एटम्स को तोड़ने के लिए तेजी से जा सकते हैं, जिससे एक कैटास्ट्रोफिक चेन रिएक्शन के लिए कंडीशंस बनती है। एक सिंगल एटम के एफटोन से जो एनर्जी निकलती है वह बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अपने आप में यह मैस डिस्ट्रक्शन का हथियार बनाने के लिए काफी नहीं है। एक न्यूक्लियर बॉम्ब की असली फियर-आवनी पावर एक प्रोसेस से अनलॉक होती है, जिसे चेन रिएक्शन कहते हैं। यह एक सेल्फ सस्टेनिंग सीक्वेंस है, जहां एक इवेंट दूसरे को ट्रिगर करता है, जिससे यह प्रोसेस कुछ ही सेकंड्स में तेजी से बढ़ता है। इमेजिन कीजिए, एक सिंगल डोमिनो गिरता है और 2 और डोमिनोज को गिरा देता है, फिर उनमें से हर एक 2 और को जिराता है, और ऐसा ही चलता रहता है। गिरने वाले डोमिनोज की गिनती बहुत तेजी से बढ़ती है, जिससे अनस्टॉपेबल एनर्जी का कैस्केड बन जाता है। न्यूक्लियर बॉम्ब के कोर के अंदर ठीक यही होता है, लेकिन डोमिनोज की जगह एटॉमिक न्यूक्ली होते हैं। जब पहला यूरेनियम 235 न्यूक्लियस फिशन से गुजरता है तो वह फट जाता है और एनर्जी का एक बर्स्ट छोड़ता है, लेकिन यह 2 या 3 और हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स भी छोड़ता है। ये नए आजाद हुए न्यूट्रॉन्स छोटे प्रोजेक्टिल्स की तरह काम करते हैं, जो डेंस यूरेनियम मटेरियल से होकर उड़ते हैं। अगर वे दूसरे पास के यूरेनियम 235 एटम्स के न्यूक्लियस से टकराते हैं तो वे उन एटम्स को भी फाड़ सकते हैं। इनमें से हर एक सेकेंडरी फिशन फिर अपनी एनर्जी का बर्स्ट और 2 या 3 न्यूट्रॉन्स का एक और सेट छोड़ता है। यह साइकिल खुद को दोहराता है, जिसमें फिशन की हर जनरेशन एक और बड़ी अगली जनरेशन को ट्रिगर करती है। रिएक्शन सिर्फ चलता नहीं रहता, यह एक माइंड बॉगलिंग रेट से मल्टीप्लाई होता है, हर गुजरते माइक्रोसेकंड में अपनी पावर को 2 गुना और तिगुना करता जाता है। स्प्लिटिंग एटम्स का यह कैस्केड ही एक माइक्रोस्कोपिक इवेंट को मैक्रोस्कोपिक एक्सप्लोजन में बदल देता है। एक अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में, जैसा कि एक बॉम्ब में डिजाइन किया जाता है, फिशन इवेंट्स की गिनती आसमान छू लेती है।
1 मिलियंथ ऑफ अ सेकंड के अंदर ट्रिलियंस अपॉन ट्रिलियंस एटम्स लगभग एक साथ फट जाते हैं। हर इंडिविजुअल फिशन इवेंट से निकलने वाली एनर्जी जुड़ती जाती है और थर्मल एनर्जी और रेडिएशन के एक सिंगल कैटेक्लिज्मिक रिलीज में जमा हो जाती है। यह एनर्जी का रैपिड अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन ही न्यूक्लियर डेटोनेशन की खास बात है, जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पैदा करता है। चेन रिएक्शन बॉम्ब का इंजन है, जो एक छोटे से मेटल के टुकड़े को शहर को तबाह करने वाली ताकत में बदल देता है। इस पूरे प्रोसेस की कुंजी यह सुनिश्चित करना है कि एक फिशन इवेंट से निकलने वाले न्यूट्रॉन्स फिसल मटेरियल से बाहर निकलने से पहले दूसरे फिशंस को सफलतापूर्वक पैदा करें। अगर बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन्स बिना किसी दूसरे न्यूक्लियस से टकराए यूरेनियम कोर से बाहर निकल जाते हैं तो चेन रिएक्शन फिजल आउट हो जाएगी और रुक जाएगी। इसलिए एक न्यूक्लियर वेपन का डिजाइन बहुत सावधानी से किया जाता है ताकि हर न्यूट्रॉन के दूसरे फिशन को पैदा करने की संभावना को ज्यादा से ज्यादा किया जा सके। इसमें हाईली एनरिच्ड मटेरियल्स और स्पेसिफिक जियोमेट्रीज का इस्तेमाल करना शामिल है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि रिएक्शन सिर्फ खुद को बनाए नहीं रखता बल्कि सबसे तेज संभव दर से बढ़ता है। इस एटॉमिक कैस्केड पर कंट्रोल ही न्यूक्लियर रिएक्टर, जो एक कंट्रोल्ड रिएक्शन को बनाए रखता है, और न्यूक्लियर बॉम्ब, जो एक अनकंट्रोल्ड रिएक्शन को पैदा करता है, के बीच की पतली लाइन है। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को सेल्फ सस्टेनिंग और तेजी से बढ़ने के लिए एक खास कंडीशन पूरी होनी चाहिए। यह कंडीशन क्रिटिकल मास नाम के कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द घूमती है। क्रिटिकल मास एक फिसाइल मटेरियल की मिनिमम अमाउंट है, जैसे यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239, जो यह एनश्योर करने के लिए चाहिए कि चेन रिएक्शन अपने आप चलता रहे। यह एक टिपिंग पॉइंट है, एक थ्रेशहोल्ड, जहां फिशन से न्यूट्रॉन प्रोडक्शन की रेट या तो न्यूट्रॉन के लॉस होने की रेट के बराबर या उससे ज्यादा होती है, चाहे वह मटेरियल से एस्केप करके हो या नॉन फिसाइल एटम्स द्वारा अब्सॉर्ब होकर। इस मास से कम होने पर चेन रिएक्शन खत्म हो जाएगा। इस मास पर या उससे ज्यादा होने पर रिएक्शन अपने आप सस्टेन करेगा और एक्सप्लोजन का कारण बन सकता है। फिसाइल मटेरियल को एक रिड्यूसर में लोगों की भीड़ के रूप में इमेजिन करें और न्यूट्रॉन को फुसफुसाहट के रूप में जो एक दूसरे को पास की जा रही है। अगर केवल कुछ लोग हैं, एक सब क्रिटिकल मास एक फुसफुसाया हुआ मैसेज फैलने से पहले ही खो सकता है। फुसफुसाहट बस छोटे ग्रुप से एस्केप कर जाती है, लेकिन अगर आप रिड्यूसर में पर्याप्त लोगों को कसकर पैक करते हैं, एक क्रिटिकल मास, तो फुसफुसाहट लगभग गारंटी है कि एक पड़ोसी द्वारा सुनी जाएगी जो इसे दूसरे को पास करेगा और मैसेज पूरी भीड़ में तेजी से फैल जाएगा। ठीक इसी तरह यूरेनियम का पर्याप्त मास यह एंश्योर करता है कि फिशन से रिलीज हुए न्यूट्रॉन के एम्प्टी स्पेस में एस्केप करने की बजाय दूसरे यूरेनियम न्यूक्लियस से टकराने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। न्यूक्लियर बम के डिजाइन में फिसाइल मटेरियल को जानबूझकर सब क्रिटिकल मास के रूप में रखा जाता है। यह बम को समय से पहले डेटोनेट होने से रोकने के लिए एक क्रूशियल सेफ्टी फीचर है। यूरेनियम या प्लूटोनियम कोर को अक्सर अलग अलग पीसेस में या एक हॉलो स्फीयर के रूप में अरेंज किया जाता है, ऐसी ज्योमेट्रीज जहां बहुत सारे न्यूट्रॉन एस्केप कर सकते हैं, जिससे चेन रिएक्शन इम्पॉसिबल हो जाता है। बम इस स्टेट में इनर्ट और रिलेटिवली सेफ रहता है। बम का डेटोनेशन सीक्वेंस पूरी तरह से एक गोल पर फोकस्ड है। इससे सब क्रिटिकल मास को एक पल में हाईली अनस्टेबल सुपर क्रिटिकल मास में ट्रांसफॉर्म करना। एक सुपर क्रिटिकल मास वह होता है जहां फिसाइल मटेरियल की अमाउंट और डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि चेन रिएक्शन तेजी से एक्सीलरेट होता है। यह ट्रांसफॉर्मेशन ब्रूटल एफिशिएंसी के साथ अचीव किया जाता है। कन्वेंशनल हाई एक्सप्लोसिव्स जैसे TNT सब क्रिटिकल फिसाइल मटेरियल के चारों ओर पैक किए जाते हैं। जब इन एक्सप्लोसिव्स को परफेक्ट टाइमिंग के साथ डेटोनेट किया जाता है तो वे एक पावरफुल सिमेट्रिकल शॉक वेव बनाते हैं जो फिसाइल कोर को अंदर की ओर कंप्रेस करती है। यह इम्प्लोजन मटेरियल को क्रश कर देता है, जिससे इसकी डेंसिटी ड्रामेटिकली बढ़ जाती है और अलग अलग सब क्रिटिकल पीसेस को एक सिंगल डेंस स्फीयर में फोर्स करता है। इस कॉम्प्रेस्ड स्टेट में एटम्स इतनी कसकर पैक होते हैं कि न्यूट्रॉन के एस्केप करने का लगभग कोई चांस नहीं होता। मटेरियल तुरंत सब क्रिटिकल से सुपर क्रिटिकल हो जाता है, जिससे पॉइंट O ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच जाता है। चेन रिएक्शन के अपने वायलेंट एक्सप्लोसिव ग्रोथ को शुरू करने के लिए स्टेज अब सेट है। हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह करने एटॉमिक एटॉमिक बॉम्ब्स न्यूक्लियर फिशन से चलते थे, पर एटम के न्यूक्लियस से एनर्जी निकालने का यह अकेला तरीका नहीं है। एक और भी ज्यादा पावरफुल प्रोसेस है जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के उल्टे हैं।
फिशन, जैसा कि हमने बात की, इसमें एक बड़े भारी न्यूक्लियस को, जैसे यूरेनियम को, दो या ज्यादा छोटे न्यूक्लियस में तोड़ा जाता है। इसके ठीक उलट न्यूक्लियर फ्यूजन वो प्रोसेस है जिसमें दो छोटे हल्के न्यूक्लियस को जबरदस्ती मिलाकर यानी फ्यूज करके एक सिंगल भारी न्यूक्लियस बनाया जाता है। ये वही प्रोसेस है जिससे हमारा सूरज और बाकी सारे तारे चलते हैं, जहां बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल प्रेशर और गर्मी हाइड्रोजन एटम्स को हीलियम में फ्यूज होने पर मजबूर करती है। फ्यूजन रिएक्शन में जो एनर्जी निकलती है वो वजन के हिसाब से फिशन से भी ज्यादा होती है। फिशन की तरह ही ये एनर्जी मास के टर्नने से आती है। जब दो हल्के न्यूक्लियस जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, जिन्हें ड्यूटेरियम और ट्राइटियम कहते हैं, को फ्यूज किया जाता है तो जो हीलियम न्यूक्लियस बनता है उसका वजन ओरिजिनल दो न्यूक्लियस के टोटल वजन से थोड़ा कम होता है। ये खोया हुआ वजन बहुत ज्यादा एनर्जी में बदल जाता है, जो यूरेनियम एटम के फिशन से निकलने वाली एनर्जी से भी ज्यादा होती है। इस पावर को कंट्रोल करना थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कुंजी है, जिन्हें आमतौर पर हाइड्रोजन बॉम्ब्स कहा जाता है, जो पहली जनरेशन के एटॉमिक बॉम्ब्स से कई गुना ज्यादा डिस्ट्रॉयरी मचाने वाले होते हैं। हालांकि न्यूक्लियर फ्यूजन हासिल करना बहुत मुश्किल है। दो न्यूक्लियस को फ्यूज होने के लिए उन्हें अपने पॉजिटिवली चार्जेड प्रोटॉन के बीच के बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को पार करना होता है। इस फोर्स को कूलम्ब बैरियर कहते हैं। ऐसा करने के लिए न्यूक्लियस को ऐसी कल्पना से परे टेम्परेचर तक गर्म करना पड़ता है, करोड़ों डिग्री सेल्सियस और अविश्वसनीय प्रेशर में एक साथ दबाना पड़ता है। ये वही कंडीशंस हैं जो एक तारे के कोर में पाई जाती हैं। धरती पर ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस पैदा करने का अरेडूसियात्र प्रैक्टिकल तरीका न्यूक्लियर फिशन बॉम्ब को ट्रिगर के तौर पर इस्तेमाल करना है। इसीलिए हाइड्रोजन बॉम्ब्स को अक्सर टू स्टेज वेपन्स कहा जाता है। पहली स्टेज एक फिशन एक्सप्लोजन होती है, जो दूसरी स्टेज के फ्यूजन रिएक्शन को इग्नाइट करने के लिए जरूरी गर्मी और प्रेशर पैदा करती है। फिशन और फ्यूजन दोनों ही एटम की पावर को अनलॉक करने के दो अलग अलग रास्ते दिखाते हैं। फिशन भारी एलिमेंट्स की अस्थिरता पर निर्भर करता है, जो एक पावरफुल लेकिन कंपैरेटिवली कम एफिशिएंट एनर्जी सोर्स देता है, जिसे शुरू करना आसान होता है। ये एटॉमिक बॉम्ब्स और सभी करंट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का आधार है। दूसरी ओर फ्यूजन हल्के एलिमेंट्स को मिलाकर तारों की नकल करता है, जो बहुत ज्यादा एनर्जी यील्ड देता है। लेकिन शुरू होने के लिए फिशन एक्सप्लोजन की एक्सट्रीम कंडीशंस की जरूरत होती है। न्यूक्लियर वेपन्स टेक्नोलॉजी के पूरे स्पेक्ट्रम को समझने के लिए इन दोनों फंडामेंटल न्यूक्लियर प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है, बिगिनिंग एटॉमिक बॉम्ब से लेकर आज मौजूद कहीं ज्यादा डिस्ट्रक्शनकारी थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड्स तक। एक न्यूक्लियर बॉम्ब रेडियो एक्टिव मटेरियल के एक लंप से कहीं ज्यादा है। यह एक हाईली सोफिस्टिकेटेड और प्रिसाइसली इंजीनियर्ड डिवाइस है, जिसे एक ही मकसद के लिए बनाया गया है, एक सेकंड के कुछ हिस्से में एक अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को छोड़ना। एक आम गलतफहमी यह है कि न्यूक्लियर मटेरियल्स स्वाभाविक रूप से एक्सप्लोसिव होते हैं और एक्सीडेंट से फट सकते हैं, जैसे डायनामाइट की एक छड़ी। ऐसा नहीं है। एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को शुरू करने की प्रोसेस अविश्वसनीय रूप से कॉम्प्लेक्स है और इसमें घटनाओं के एक सीक्वेंस की जरूरत होती है, जो लगभग परफेक्ट टाइमिंग और प्रिसीजन के साथ होते हैं। बॉम्ब का डिजाइन फिजिक्स और इंजीनियरिंग का एक मार्वल है, जो पूरी तरह से एक स्पेसिफिक मोमेंट पर एटॉमिक एनाइलेशन के लिए जरूरी एग्जैक्ट कंडीशंस बनाने पर केंद्रित है और यह सुनिश्चित करता है कि यह एक पल पहले न हो। इसके कोर में एक न्यूक्लियर वेपन बनाने की चुनौती फिसल मटेरियल को कंट्रोल करना है। जैसा कि हमने सीखा है, यह मटेरियल आमतौर पर हाईली एनरिच्ड यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 एक्सप्लोजन के लिए फ्यूल है। हालांकि एक प्रीमेच्योर या फेल्ड डेटोनेशन को रोकने के लिए इस फ्यूल को एक सेफ सब क्रिटिकल स्टेट में रखा जाना चाहिए। इसका मतलब है कि फिसल मटेरियल के टुकड़े जानबूझकर अलग रखे जाते हैं या एक ऐसे शेप में रखे जाते हैं जो बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन्स को एस्केप करने की अनुमति देता है, जिससे एक चेन रिएक्शन को अपने आप शुरू होने से रोका जा सके। बॉम्ब को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, हैंडल किया जा सकता है और बिना फटे एक प्लेन से गिराया भी जा सकता है, क्योंकि इसकी डेडली पोटेंशियल कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगर्स की एक सीरीज के पीछे बंद है, जो सभी फाइनल कमांड को एग्जीक्यूट करने का इंतजार कर रहे हैं। जब डेटोनेशन का मोमेंट आता है तो बॉम्ब सिर्फ फटता नहीं है, इसके बजाय यह एक्शंस के एक रैपिड, वायलेंट और परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड सीक्वेंस को इनिशिएट करता है। यह प्रोसेस एक न्यूक्लियर रिएक्शन से नहीं, बल्कि एक कन्वेंशनल वन से शुरू होती है।
बॉम्ब एक सोफिस्टिकेटेड फायरिंग सर्किट द्वारा ट्रिगर किया जाता है जो डेटोनेटर्स के एक सेट को एक पावरफुल इलेक्ट्रिकल चार्ज भेजता है। ये न्यूक्लियर कोर के लिए नहीं है, बल्कि इसके चारों ओर सावधानी से पैक किए गए पावरफुल कन्वेंशनल हाई एक्सप्लोसिव्स के लिए हैं। इन एक्सप्लोसिव्स का डिजाइन और उनकी अरेंजमेंट बिल्कुल क्रिटिकल है। उन सभी को ठीक उसी पल एक्सप्लोड होना चाहिए ताकि एक परफेक्टली यूनिफॉर्म शॉकवेव बन सके जो बॉम्ब के सेंटर की ओर अंदर की ओर यात्रा करती है। यह इनवर्ड मूविंग शॉकवेव एटम की पावर को अनलॉक करने की की है। इसका उद्देश्य बॉम्ब के दिल में फिसल मटेरियल को इमेंस फोर्स के साथ कंप्रेस करना है, जिसे एक इम्प्लोजन डिजाइन के रूप में जाना जाता है। जैसे नागासाकी पर इस्तेमाल किया गया फैट मैन बॉम्ब, सब क्रिटिकल प्लूटोनियम कोर एक हॉलो स्फीयर होता है। एक्सप्लोसिव शॉकवेव इस स्फीयर को अंदर की ओर कुचल देती है, खाली जगह को ढा देती है और प्लूटोनियम को एक बहुत छोटी डेंसर सॉलिड बॉल में निचोड़ देती है। वायलेंट कंप्रेशन का यह कार्य ही कोर को एक स्टेबल सब क्रिटिकल स्टेट से एक वॉलेटिल सुपर क्रिटिकल वन में बदल देता है। यह एक्सट्रीम फिजिकल चेंज का एक मोमेंट है जो मेटल के एक टुकड़े को एक सेफ कॉन्फ़िगरेशन से एक अपोकैलिप्टिक चेन रिएक्शन के लिए तैयार स्टेट में मियर माइक्रोसेकंड्स में ले जाता है। सब क्रिटिकल से सुपर क्रिटिकल स्टेट में ट्रांजिशन एक न्यूक्लियर बम के डेटोनेशन सीक्वेंस में सबसे क्रिटिकल मोमेंट होता है। यह पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। इस मोमेंट से पहले बम इनर्ट होता है। इस मोमेंट के बाद एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन तय है। जैसे ही कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव्स फायर होते हैं, वे एक अनइमेजिनेबल फोर्स की प्रेशर वेव बनाते हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हजारों गुना ज्यादा होती है। ये वेव फिजाइल कोर पर एक साथ सभी डायरेक्शन से टकराती है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंजीनियरिंग प्रेसिजन की जरूरत होती है। अगर इम्प्लोजन थोड़ा भी एसिमेट्रिकल हुआ तो कोर कंप्रेस होने के बजाय साइड में धकेल दिया जाएगा और बम फेल हो जाएगा, जिसके रिजल्ट में एक छोटा कन्वेंशनल एक्सप्लोजन होगा, लेकिन कोई न्यूक्लियर यील्ड नहीं होगी। इसे अक्सर फिजल कहा जाता है। गोल है फिजाइल मटेरियल की डेंसिटी को ड्रामेटिकली बढ़ाना। यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 के एटम्स को एक दूसरे के करीब लाकर एक न्यूट्रॉन के कोर से बाहर निकलने से पहले एक न्यूक्लियस से टकराने की प्रोबेबिलिटी तेजी से बढ़ जाती है। इसे ऐसे समझो जैसे जंगल से गुजरने की कोशिश कर रहे हो। अगर पेड़ दूर दूर हैं, जो सब क्रिटिकल होने जैसा है, तो आप बिना किसी से टकराए बहुत दूर तक चल सकते हो। लेकिन अगर जंगल अचानक कंप्रेस हो जाए और पेड़ सिर्फ इंचों की दूरी पर हों, जो सुपर क्रिटिकल है, तो आप बिना किसी से टकराए एक कदम भी नहीं चल सकते। इम्प्लोजन एटॉमिक न्यूक्लियाई के साथ ठीक यही करता है। एक टारगेट रिच एनवायरनमेंट बनाता है जहां एक चेन रिएक्शन सिर्फ पॉसिबल नहीं है, बल्कि टेरिफाइंग रेट पर तेज होने की गारंटी है। हालांकि सिर्फ एक सुपर क्रिटिकल मास बनाना काफी नहीं है। चेन रिएक्शन को मैक्सिमम कंप्रेशन के सटीक मोमेंट पर शुरू होना चाहिए। अगर यह बहुत जल्दी शुरू होता है तो इनिशियल एनर्जी रिलीज मटेरियल को उड़ा देगी, इससे पहले कि पूरी चेन रिएक्शन कंप्लीट हो सके, जिससे बम की एक्सप्लोसिव यील्ड बहुत कम हो जाएगी। अगर ये बहुत देर से शुरू होता है तो कोर पहले ही बाउंस बैक और एक्सपैंड होना शुरू हो चुका होगा और यील्ड फिर से कम हो जाएगी। इस टाइमिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कंपोनेंट जिसे न्यूट्रॉन इनिशिएटर या अर्चिन कहते हैं को फिजाइल कोर के ठीक सेंटर में रखा जाता है। ये छोटा डिवाइस वो माचिस है जो बिल्कुल सही इंस्टेंट पर न्यूक्लियर आग जलाता है। इनिशिएटर आमतौर पर एक छोटी पैलेट होती है जिसमें दो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे पोलोनियम 210 और बेरिलियम, जो एक पतली बैरियर से सेपरेटेड होते हैं। पोलोनियम अल्फा पार्टिकल्स का एक पोटेंट सोर्स है, लेकिन ये बैरियर से ब्लॉक हो जाते हैं। बेरिलियम जब अल्फा पार्टिकल्स से टकराता है तो न्यूट्रॉन का एक बर्स्ट रिलीज करता है। इम्प्लोजन की क्रशिंग फोर्स इनिशिएटर को तोड़ देती है, दोनों एलिमेंट्स को आपस में मिला देती है। ये ठीक उसी मोमेंट पर होता है जब कोर अपनी मैक्सिमम डेंसिटी पर पहुंचता है। पोलोनियम के अल्फा पार्टिकल्स बेरिलियम पर बॉम्बार्ड करते हैं, जो तुरंत न्यूट्रॉन की एक बाढ़ को सीधे अब सुपर क्रिटिकल घने प्लूटोनियम या यूरेनियम के मास के दिल में रिलीज करता है। न्यूट्रॉन का यह इंजेक्शन डेफिनेटिव ट्रिगर है जो एक्सप्लोसिव स्पीड के साथ चेन रिएक्शन को किक ऑन ऑफ करता है। जब फिसाइल कोर को सुपर क्रिटिकल स्टेट में कंप्रेस किया जाता है और न्यूट्रॉन इनिशिएटर स्टार्टर न्यूट्रॉन से भर जाता है, तो फाइनल कैटास्ट्रोफिक एक्ट के लिए स्टेज तैयार हो जाती है। चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। इनिशिएटर से निकले पहले न्यूट्रॉन सबसे पास के प्लूटोनियम न्यूक्लियाई से टकराते हैं, जिससे वे टूट जाते हैं। हर फिशन इवेंट से बहुत ज्यादा एनर्जी, इंटेंस हीट और गामा रेडिएशन के रूप में निकलती है।
लेकिन इससे भी जरूरी बात यह है कि यह 2 या 3 नए हाई एनर्जी न्यूट्रॉन रिलीज करता है। न्यूट्रॉन की यह नई जनरेशन, जो अब इनक्रेडिबली डेंस सुपर क्रिटिकल मटेरियल से गुजर रही है, कि दूसरे प्लूटोनियम न्यूक्लियाई से टकराने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, जिससे फिशन का एक और राउंड शुरू हो जाता है। यह प्रोसेस तुरंत सेल्फ सस्टेनिंग हो जाता है। यह कोई स्लो बर्न नहीं है, यह एनर्जी का एक एक्सपोनेंशियल एक्सप्लोजन है। फिशन से गुजरने वाले एटम्स की संख्या हर जनरेशन के साथ दोगुनी हो जाती है। यह डबलिंग टाइम इनक्रेडिबली शॉर्ट होता है। एक शेक के ऑनऑर्डर का, जो न्यूक्लियर फिजिक्स में टाइम की एक इनफॉर्मल यूनिट है और 10 नैनोसेकंड के बराबर है, एक सेकंड का 100 मिलियनवां हिस्सा। पहले शेक में बस कुछ ही एटम टूटते हैं, अगले में कुछ और, लेकिन करीब 80 जनरेशन के भीतर, जिसमें एक सिंगल माइक्रोसेकंड एक सेकंड का 10 लाखवां हिस्सा से भी कम टाइम लगता है, एटम्स की एक एस्ट्रोनॉमिकल संख्या ट्रिलियन पर ट्रिलियन टूट जाती है। रिलीज हुई एनर्जी ऐसी रेट से बढ़ती है जो लगभग समझ से बाहर है। ऐसे टेम्परेचर और प्रेशर बनाती है जो पृथ्वी पर कहीं और मौजूद नहीं है, सूरज के कोर को टक्कर देते हैं। जैसे ही यह अनस्टॉपेबल कास्केड सामने आता है, हर फिशन इवेंट टोटल एनर्जी रिलीज में कंट्रीब्यूट करता है। यह एनर्जी मेनली एक्स-रे और थर्मल एनर्जी के रूप में सामने आती है, जिससे कोर का टेम्परेचर लाखों डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। फिसाइल मटेरियल खुद प्लाज्मा के तेजी से फैलते हुए गोले में बदल जाता है। फर्स्ट न्यूट्रॉन इंजेक्शन से लेकर चेन रिएक्शन के पूरा होने तक की पूरी प्रोसेस इतनी तेजी से होती है कि बॉम्ब के अपने फिजिकल कंपोनेंट रिएक्शन को आगे बढ़ने देने के लिए सिर्फ इनर्शिया से ही जुड़े रहते हैं। एक भारी आउटर केसिंग, जिसे टेम्पर के नाम से जाना जाता है, न केवल न्यूट्रॉन को कोर में वापस रिफ्लेक्ट करने में हेल्प करता है, जिससे एफिशिएंसी बढ़ती है, बल्कि एक्सप्लोडिंग कोर को कुछ एक्स्ट्रा नैनोसेकंड के लिए एक साथ रखने में भी हेल्प करता है, जिससे फाइनल एक्सप्लोसिव यील्ड काफी बढ़ जाती है। जितना टाइम आपकी उंगली से आपके ब्रेन तक नर्व इंपल्स को ट्रैवल करने में लगता है, उससे भी कम टाइम में चेन रिएक्शन पूरा हो जाता है। एक ग्रेपफ्रूट से ज्यादा बड़ी जगह में एनर्जी की एक अनइमेजिनेबल अमाउंट रिलीज हो चुकी होती है। यह एनर्जी बाहर की ओर निकलती है, जिससे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की डिफाइनिंग फीचर्स बनते हैं। सूरज से भी ज्यादा ब्राइट लाइट की एक चकाचौंध करने वाली फ्लैश, थर्मल रेडिएशन की एक इंटेंस वेव जो मीलों तक सब कुछ जला सकती है, और कंप्रेस्ड एयर की एक डिवास्टेटिंग शॉक वेव जो बिल्डिंग्स को गिरा देती है। बॉम्ब की पूरी कॉम्प्लेक्स, सटीक रूप से टाइम की गई मैकेनिकल प्रोसेस पल भर में खत्म हो जाती है, जिसने यूनिवर्स को एक साथ रखने वाली फंडामेंटल फोर्स को सफलतापूर्वक अनलीश कर दिया होता है, एक सिंगल सिटी डिस्ट्रॉइंग ब्लास्ट में। बाहर से एक न्यूक्लियर बॉम्ब बस एक खास शेप का मेटल शेल, एक बेकार और बेजान चीज लग सकता है। हालांकि उसके केसिंग के अंदर एक डेडली और कॉम्प्लेक्स असेंबली होती है मटेरियल्स की। हर एक को उसकी यूनिक फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए चुना जाता है, और हर एक डेटोनेशन सीक्वेंस में एक क्रिटिकल रोल निभाता है। यह सिर्फ एक कंटेनर में कैद ब्रूट फोर्स नहीं है, यह एक मेटिकुलसली क्राफ्टेड मशीन है, जहां एडवांस्ड फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलकर अनपैरेलल्ड पावर का हथियार बनाते हैं। इन इंग्रेडिएंट्स में सबसे जरूरी बॉम्ब का असली दिल फिसल मटेरियल है। यह न्यूक्लियर फ्यूल है जो चेन रिएक्शन में कंज्यूम होगा ताकि शहर तबाह करने वाली एनर्जी रिलीज हो सके। न्यूक्लियर वेपन्स में इस्तेमाल होने वाले प्राइमरी फिसल मटेरियल्स बहुत हैवी एलिमेंट्स के स्पेसिफिक आइसोटोप्स होते हैं। दो सबसे कॉमन चॉइसेस हैं, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। यूरेनियम 235 एक नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप है, लेकिन यह नेचुरल यूरेनियम और का 1% से भी कम होता है, इसलिए इसे एनरिचमेंट नाम की प्रोसेस से बहुत पेनस्टेकिंग तरीके से अलग और कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। प्लूटोनियम 239 दूसरी ओर एक सिंथेटिक एलिमेंट है जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर ज्यादा कॉमन यूरेनियम 238 पर न्यूट्रॉन से बॉम्बार्डमेंट करके बनाया जाता है। ये दोनों मटेरियल्स अपनी इंस्टेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। उनके बड़े हैवी न्यूक्लियाई एक इनकमिंग न्यूट्रॉन से आसानी से स्प्लिट हो जाते हैं, जिससे वे एक एक्सप्लोजन के लिए जरूरी रैपिड एक्सपोनेंशियल चेन रिएक्शन को सस्टेन करने के लिए आइडियल बन जाते हैं। लेकिन फिसल कोर इस कैटास्ट्रोफिक रिएक्शन को अपने आप शुरू नहीं कर सकता। इसे एक ट्रिगर चाहिए, मैक्सिमम कंप्रेशन के एग्जैक्ट मोमेंट पर न्यूक्लियर फायर जलाने के लिए एक स्पार्क। यह न्यूट्रॉन इनिशिएटर का रोल है, फिसल कोर के ठीक बीच में रखा गया। यह छोटा लेकिन जरूरी कंपोनेंट कमांड पर न्यूट्रॉन्स का सडन बर्स्ट रिलीज करने के लिए डिजाइन किया गया है।
एक इनिशिएटर के लिए एक कॉमन डिजाइन में दो अलग अलग मटेरियल्स जैसे पोलोनियम 210 और बेरिलियम वाली एक छोटी पैलेट शामिल होती है। ये मटेरियल्स डेटोनेशन के मोमेंट तक एक पतली फॉयल बैरियर से अलग रखे जाते हैं। बॉम्ब के कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव्स से निकलने वाली इंटेंस शॉकवेव इनिशिएटर को क्रश कर देती है, दोनों एलिमेंट्स को मिक्स कर देती है और न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को किक स्टार्ट कर देती है। इनिशिएटर के बिना बॉम्ब शायद फेल हो जाएगा। एक सुपर क्रिटिकल मास बन सकती है, लेकिन चेन रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस फिशन से निकलने वाले स्ट्रे न्यूट्रॉन्स पर रिलाई करना पड़ेगा, जो एक अनरिलायबल और स्लो प्रोसेस है। जब तक रिएक्शन शुरू होगी, कोर तब तक एक्सपैंड होना शुरू हो चुका होगा और बॉम्ब फिजल हो जाएगा, अपनी पोटेंशियल यील्ड का एक छोटा सा फ्रैक्शन प्रोड्यूस करेगा। इनिशिएटर यह सुनिश्चित करता है कि चेन रिएक्शन पीक डेंसिटी के एग्जैक्ट इंस्टेंट पर शुरू हो, कोर को स्टार्टर न्यूट्रॉन से भर दे और एक रैपिड, एफिशिएंट और डेवस्टेटिंगली पावरफुल एक्सप्लोजन की गारंटी दे। यह वह परफेक्टली टाइम्ड मैच है जो फिसल फ्यूल को इग्नाइट करता है। फिसाइल मटेरियल और न्यूट्रॉन इनिशिएटर न्यूक्लियर डेटोनेशन के स्टार प्लेयर्स हैं, पर उनके आसपास और भी जरूरी कंपोनेंट्स की एक सपोर्टिंग कास्ट होती है जो एक्सप्लोजन को पॉसिबल बनाते हैं। इनमें से सबसे जरूरी है टैम्पर, जिसे न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टर भी कहते हैं। ये एक डेंस लेयर होती है जो अक्सर नेचुरल यूरेनियम 238 या टंगस्टन जैसे हेवी मेटल से बनी होती है और फिसाइल कोर के चारों ओर टाइटली पैक्ड होती है। टैम्पर के दो जरूरी काम होते हैं जो बॉम्ब की एफिशिएंसी और पावर को बहुत बढ़ा देते हैं। इसका पहला और सबसे सीधा काम है उन न्यूट्रॉन्स को वापस कोर में रिफ्लेक्ट करना जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे ही चेन रिएक्शन शुरू होता है, न्यूट्रॉन्स सभी डायरेक्शंस में फैल जाते हैं। प्लूटोनियम के एक खाली गोले में इनमें से कई न्यूट्रॉन्स बस स्पेस में उड़ जाते, रिएक्शन से खो जाते। डेंस टैम्पर न्यूट्रॉन्स के लिए एक शीशे की तरह काम करता है। उनमें से एक बड़ा हिस्सा वापस फिसाइल मटेरियल में भेज देता है, जहां वे और फिजन कर सकते हैं। इससे चेन रिएक्शन की एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है, मतलब बॉम्ब के खुद के एफ-टून से पहले ज्यादा कीमती फिसाइल फ्यूल खत्म हो जाता है। इससे डिजाइनर्स को उतनी ही यील्ड के लिए कम फिसाइल मटेरियल यूज करने का मौका मिलता है या उतने ही फ्यूल से बहुत बड़ा एक्सप्लोजन मिलता है। टैम्पर एक क्रिटिकल एफिशिएंसी बूस्टर है। टैम्पर का दूसरा जरूरी रोल सिंपल इनर्शिया पर बेस्ड है। क्योंकि यह बहुत हेवी और डेंस मटेरियल से बना होता है, इसमें बहुत ज्यादा फिजिकल इनर्शिया होता है। जैसे ही न्यूक्लियर चेन रिएक्शन अकल्पनीय फोर्स के साथ फटता है, टैम्पर अपने भारी वजन और डेंसिटी की वजह से फैलते हुए कोर को कुछ और नैनोसेकंड्स तक एक साथ रखने में हेल्प करता है। यह छोटा सा डिले बहुत जरूरी है। यह चेन रिएक्शन को फिजन की और जनरेशन से गुजरने के लिए ज्यादा टाइम देता है, जिससे एनर्जी रिलीज और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इससे पहले कि बॉम्ब का इंटरनल प्रेशर टैम्पर के इनर्शिया को ओवरकम कर सके और पूरी असेंबली को फाड़ दे। यह छोटा सा कन्फाइनमेंट हथियार की फाइनल एक्सप्लोसिव यील्ड को बहुत बढ़ा देता है। टैम्पर के चारों ओर अगली लेयर होती है कन्वेंशनल हाई एक्सप्लोसिव्स। ये सिर्फ कोई भी एक्सप्लोसिव्स नहीं होते, ये टीएनटी या आरडीएक्स जैसे मटेरियल्स से बने प्रेसिजन शेप्ड लेंस होते हैं। इम्प्लोजन टाइप बॉम्ब में ये लेंस टैम्पर और कोर के चारों ओर एक परफेक्ट गोले में अरेंजेड होते हैं। उनका काम माइक्रोस्कोपिक प्रेसिजन के साथ एक साथ डेटोनेट करना होता है, जिससे एक परफेक्टली सिमेट्रिकल अंदर की ओर जाने वाली शॉकवेव बनती है। ये यूनिफॉर्म रिड्यूस प्रेशर ही है जो फिसाइल कोर को सुपर क्रिटिकल स्टेट में क्रश करता है। फाइनली पूरी असेंबली एक मजबूत मेटल केसिंग के अंदर होती है, जो अक्सर स्टील या एल्यूमिनियम से बनी होती है। ये बाहरी शेल अंदर के डेलिकेट कंपोनेंट्स को डैमेज से बचाता है और बॉम्ब या वॉरहेड के रूप में डिलीवरी के लिए जरूरी एरोडायनामिक शेप देता है। एक न्यूक्लियर बम का पूरा फिरावना परफॉर्मेंस इतने कम टाइम में सामने आता है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। जब कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव्स अपना काम कर चुके होते हैं, फिसाइल कोर को सुपर क्रिटिकल स्टेट में क्रश कर देते हैं और इनिशिएटर न्यूट्रॉन की बाढ़ छोड़ देता है, तब असली इवेंट शुरू होता है। चेन रिएक्शन जल उठता है। एक सिंगल माइक्रोसेकंड, एक सेकंड के 10 लाखवें हिस्से से भी कम टाइम में बम का कोर पूरी तरह से बदल जाता है। खरबों एटम फिशन के तेजी से बढ़ते कैस्केड में हिंसक रूप से टूट जाते हैं। यह आग या केमिकल एक्सप्लोजन नहीं है, यह यूनिवर्स की फंडामेंटल फोर्स है जो मैटर के दिल से निकल रही है, प्योर एनर्जी कन्वर्जन की एक प्रोसेस। इस पहले माइक्रोसेकंड के अंदर कोर के अंदर का टेम्परेचर अकल्पनीय लेवल तक बढ़ जाता है, जो करोड़ों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह सूरज की सतह से कहीं ज्यादा गर्म टेम्परेचर है
जो एक तारे के कोर के अंदर पाई जाने वाली कंडीशंस के बराबर है। इस गर्मी में सॉलिड मैटर का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। फिसाइल मटेरियल, टैंपर और बम के सभी इंटरनल कंपोनेंट्स तुरंत वेपोराइज होकर प्लाज्मा के तेजी से फैलते हुए गोले में बदल जाते हैं। एटॉमिक न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉनों की एक सुपरहीटेड गैस। ये छोटा नया तारा, जो एक बास्केटबॉल से बड़ा नहीं होता, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से लाखों गुना ज्यादा प्रेशर डालता है, एक अनस्टॉपेबल फोर्स के साथ बाहर की ओर धकेलता है। प्लाज्मा का यह फ्लैशदार गोला बम का फायरबॉल है। जैसे ही यह फैलता है, यह अपनी एनर्जी को मुख्य रूप से इंटेंस एक्सरे और थर्मल रेडिएशन के रूप में छोड़ता है। रेडिएशन का यह बिगिनिंग विस्फोट लाइट की स्पीड से बाहर की ओर बढ़ता है, फिजिकल एक्सप्लोजन से कहीं आगे। पहले कुछ मिलीसेकंड्स में यह आसपास की हवा को एक फ्लैशती सफेद गर्म चमक में गर्म कर देता है, जिससे फायरबॉल तेजी से बड़ा हो जाता है। इस थर्मल पल्स की सीधी लाइन ऑन ऑफ साइट में कोई भी व्यक्ति या चीज तुरंत जलकर राख हो जाएगी। उनकी परछाई उनके पीछे बची हुई किसी भी सतह पर परमानेंटली छप जाएगी। यह विनाश की पहली लहर है, प्योर गर्मी की एक साइलेंट डेडली फ्लैश। इस बिगिनिंग की चमक से निकलने वाली लाइट इतनी फ्लैशदार होती है कि यह दोपहर के सूरज से कई गुना ज्यादा तेज होती है। यह इतनी तेज चमक है कि यह कई दर्जनों किलोमीटर दूर से भी इसे सीधे देखने वाले किसी भी व्यक्ति को परमानेंटली अंधा कर सकती है। लाइट इतनी पावरफुल होती है कि यह बहुत दूर से ज्वलनशील मटेरियल में आग लगा सकती है। ब्लास्ट वेव आने से बहुत पहले लकड़ी, कपड़े और वेजिटेशन को जला सकती है। चेन रिएक्शन की शुरुआत से लेकर सैकड़ों मीटर चौड़े एक बड़े सुपरहीटेड फायरबॉल के बनने तक का पूरा सीक्वेंस पलक झपकते ही हो जाता है। जमीन पर मौजूद किसी ऑब्जर्वर के लिए दुनिया पहले एक साइलेंट, अकल्पनीय रूप से फ्लैशदार चमक से रोशन होती है, जो आने वाले फिजिकल विनाश का संकेत है। थर्मल रेडिएशन के पहले फ्लैश के तुरंत बाद एक्सप्लोजन का दूसरा और सबसे डिस्ट्रक्टिव फिजिकल इफेक्ट आता है, शॉक वेव। जैसे ही सुपरहीटेड फायरबॉल सुपरसोनिक स्पीड से फैलती है, यह आसपास की हवा को तेजी से कंप्रेस करती है, जिससे एक बहुत बड़े प्रेशर की दीवार बनती है, जो सभी डायरेक्शंस में बाहर की ओर बढ़ती है। यह तेज हवा की तरह नहीं है, यह कंप्रेस्ड हवा का एक सॉलिड फ्रंट है, प्योर फोर्स की एक चलती हुई दीवार, जो बम की एक्सप्लोसिव एनर्जी का मोड़तर हिस्सा साथ ले जाती है। यह ब्लास्ट वेव रोशनी के पहले फ्लैश से धीमी चलती है, लेकिन इसका आना उतना ही डिस्ट्रक्टिव होता है। यही फेनोमेन शहरों को तबाह करने और सबसे ज्यादा फिजिकल डैमेज करने के लिए जिम्मेदार है। जैसे ही शॉक वेव फैलती है, यह बहुत ज्यादा ओवर प्रेशर का एरिया बनाती है। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर वह है जो हम हर दिन महसूस करते हैं, लेकिन न्यूक्लियर ब्लास्ट से होने वाला ओवर प्रेशर सैकड़ों गुना ज्यादा हो सकता है। प्रेशर में यह अचानक जबरदस्त बढ़ोतरी सबसे मजबूत स्ट्रक्चर्स को भी तबाह कर सकती है। रीइंफोर्स्ड कंक्रीट की बिल्डिंग्स धूल में मिल जाती हैं, ब्रिज स्क्रैप मेटल में बदल जाते हैं और घर ऐसे दब जाते हैं जैसे वे कार्डबोर्ड के बने हों। ब्लास्ट वेव इतनी तेजी से चलती है कि अगर बम जमीन पर या उसके पास फटाया जाए तो वह ग्राउंड जीरो पर एक बहुत बड़ा क्राटर बना सकती है। हवा की प्योर फोर्स ही बहुत बड़ी डिस्ट्रक्टिव पावर का हथियार बन जाती है। शॉक वेव के पहले हाई प्रेशर फ्रंट के पीछे एक सेकेंड फीरी इफेक्ट होता है, ब्लास्ट विंड्स। जैसे ही कंप्रेस्ड हवा तेजी से गुजरती है, ये एक वैक्यूम इफेक्ट बनाती है, जिससे बहुत तेज एयरें चलती हैं, जो अक्सर सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होती हैं। ये एयरें अब तक रिकॉर्ड किए गए किसी भी तूफान से कहीं ज्यादा मजबूत होती हैं। वे टूटी हुई बिल्डिंग्स से मलबा उठाती हैं, शीशे के टुकड़े, कंक्रीट के टुकड़े और टूटी हुई लकड़ी, और उन्हें जानलेवा प्रोजेक्टाइल में बदल देती है। जो भी खड़ा रहता है उसे सैंड ब्लास्ट कर देती है। पहले जबरदस्त ओवर प्रेशर और बाद में तेज एयरों का कॉम्बिनेशन यह तय करता है कि एक्सप्लोजन के एक सर्टेन रेडियस के अंदर लगभग कुछ भी साबुत नहीं बच सकता। ब्लास्ट वेव की पावर दूरी के साथ कम होती जाती है, लेकिन इसकी पहुंच अभी भी बहुत ज्यादा है। डिटोनेशन पॉइंट से मीलों दूर भी यह खिड़कियों को तोड़ सकती है, दीवारों को गिरा सकती है और गंभीर चोटें पहुंचा सकती है। हवा के प्रेशर में अचानक टर्नाव अंदरूनी अंगों को फाड़ने के लिए काफी होता है, यहां तक कि उन लोगों के लिए भी जो हवा की सीधी फोर्स से बचे हुए हैं। शॉक वेव न्यूक्लियर बम के डिस्ट्रक्शन का प्राइमरी मैकेनिज्म है, एक लगातार और इंडिस्क्रिमिनेट फोर्स जो लैंडस्केप को साफ कर देती है। यह साइलेंट फ्लैश के बाद आने वाली कान फाड़ने वाली आवाज है, एटॉमिक एनर्जी का फिजिकल मैनिफेस्टेशन जो कुछ ही पल पहले रिलीज हुई थी। फायरबॉल के फैलने
और खतरनाक शॉक वेव के गुजरने के बाद एक्सप्लोजन सीक्वेंस का फाइनल आइकॉनिक स्टेज बनना शुरू हो जाता है। फायरबॉल से निकलने वाली जबरदस्त गर्मी से एक जबरदस्त अपड्राफ्ट बनता है, जैसे एक बहुत बड़ा थर्मल बबल आसमान में ऊपर उठता है। गर्म गैस और हवा का यह ऊपर उठता हुआ कॉलम जमीन से भारी मात्रा में मिट्टी, धूल और मलबा ऊपर खींचने लगता है, जैसे किसी विशाल वैक्यूम क्लीनर से उसे ऊपर खींचा जा रहा हो। जैसे जैसे सुपरहीटेड मटेरियल का यह कॉलम ऊपर उठता है, यह ठंडा और फैलता जाता है, और जब यह एटमॉस्फेयर की एक स्टेबल लेयर पर पहुंचता है, आमतौर पर ट्रोपोपॉज पर, तो यह ऊपर से फ्लैट हो जाता है। यह प्रोसेस फिरावने आइकॉनिक शेप को बनाता है, जिसे मशरूम क्लाउड के नाम से जाना जाता है। मशरूम क्लाउड सिर्फ एक विजुअल स्पेक्टिकल से कहीं ज्यादा है। यह रेडियो एक्टिव जहर का एक घातक टावर है। जमीन से ऊपर खींची गई मिट्टी और मलबे को एक्सप्लोजन से निकलने वाले तेज न्यूट्रॉन फ्लक्स से रेडिएट किया गया है, और वे बम के वेपराइज्ड रेडियो एक्टिव अवशेषों, फिशन प्रोडक्ट्स के साथ मिले हुए हैं। ये अत्यधिक अनस्टेबल आइसोटॉप्स हैं जो यूरेनियम या प्लूटोनियम एटम्स के ट्यूटोन पर बनते हैं। रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स का यह पॉइजनीला कॉकटेल एटमॉस्फेयर में बहुत ऊपर तक चला जाता है, कभी कभी 15 किलोमीटर से ज्यादा की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। क्लाउड सैकड़ों या यहां तक कि हजारों किलोमीटर तक चलने वाली एयरों के साथ बह सकता है, जो नीचे हुए विनाश का एक भयानक स्मारक है। जैसे ही मशरूम क्लाउड बहता है, भारी रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स वापस धरती पर गिरने लगते हैं। इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फॉलआउट के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़े, सबसे दूषित पार्टिकल्स पहले कुछ घंटों के भीतर डेटोनेशन साइट के करीब गिरेंगे, जिससे घातक रेडिएशन के जोन बनेंगे। यह तत्काल या लोकल फॉलआउट है। यह जमीन को एक बारीक धूल जैसी परत से ढक सकता है, जो अदृश्य तो है, लेकिन अविश्वसनीय रूप से खतरनाक है, जो किसी भी व्यक्ति को घातक रेडिएशन की डोज देने में सक्षम है। यह रेडियो एक्टिव धूल हर उस चीज को दूषित करती है जिसे यह छूती है। जमीन, पानी की सप्लाई, बिल्डिंग्स और फसलें, जिससे इलाका बहुत लंबे समय तक रहने लायक नहीं रहता। हल्के पार्टिकल्स दिनों, हफ्तों या यहां तक कि सालों तक ऊपरी एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड रह सकते हैं, पूरी दुनिया में ट्रैवल कर सकते हैं और आखिर में वापस धरती पर गिर सकते हैं। यह ग्लोबल फॉलआउट है। हालांकि कम कंसंट्रेटेड है, यह पूरे ग्रह में कम लेवल्स का रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन फैलाता है, जिससे बैकग्राउंड रेडिएशन लेवल्स में धीरे धीरे बढ़ोतरी होती है और ओरिजिनल ब्लास्ट से दूर की आबादी के लिए कैंसर जैसे लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क पैदा होते हैं। इसलिए एक्सप्लोजन सीक्वेंस असल में ब्लास्ट के साथ खत्म नहीं होता। यह चुपचाप और अदृश्य रूप से डेकेडों तक जारी रहता है, क्योंकि मशरूम क्लाउड का घातक कार्गो सतह पर अपनी लंबी यात्रा पूरी करता है, जो एटॉमिक आग की एक स्थायी और पॉइजनीली विरासत है। जब दुनिया एटॉमिक बॉम्ब की शहर तबाह करने वाली पावर को समझ रही थी, तभी साइंटिस्ट्स एक ऐसे हथियार के बारे में सोच रहे थे जो इसकी डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी को भी छोटा कर देगा। अगर न्यूक्लियर फिशन यानी भारी एटम्स का टूटोना एटॉमिक वॉरफेयर का पहला चैप्टर था, तो न्यूक्लियर फ्यूजन यानी हल्के एटम्स का जुड़ना अगला, कहीं ज्यादा फिरावना वॉल्यूम था। इस नई क्लास के हथियार को हाइड्रोजन बॉम्ब या ज्यादा सही कहें तो थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब कहते हैं। यह एनर्जी का एक और भी ज्यादा फंडामेंटल और पावरफुल सोर्स खोलता है, वही प्रोसेस जो हमारे सूरज और पूरे यूनिवर्स के सभी स्टार्स को फ्यूल करता है। इसकी पावर को 1000 टन TNT किलोटन में नहीं, बल्कि लाखों टन या मेगाटन में मापा जाता है, जो डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल में एक क्वांटम लीप को दिखाता है। हाइड्रोजन बॉम्ब का कोर प्रिंसिपल न्यूक्लियर फ्यूजन है। जैसा कि हमने देखा है, फिशन बड़े अनस्टेबल न्यूक्लिई को तोड़कर एनर्जी रिलीज करता है। फ्यूजन ठीक इसका उल्टा करता है। यह छोटे हल्के एलिमेंट्स के न्यूक्लिई को एक साथ मिलाकर या फ्यूज करके एक बड़ा भारी न्यूक्लियस बनाता है, जिससे भारी मात्रा में एनर्जी निकलती है। इस प्रोसेस के लिए सबसे सूटेबल एलिमेंट्स हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं, खासकर ड्यूटेरियम, एक न्यूट्रॉन वाला हाइड्रोजन, और ट्रिटियम, 2 न्यूट्रॉन वाला हाइड्रोजन। जब इन हल्के न्यूक्लिई को अकल्पनीय गर्मी और दबाव में एक साथ धकेला जाता है, तो वे मिलकर एक हीलियम न्यूक्लियस और एक अतिरिक्त न्यूट्रॉन बनाते हैं। इस टर्नआउट के दौरान उनके द्रव्यमान का एक छोटा सा हिस्सा सीधे एनर्जी के एक बड़े बर्स्ट में बदल जाता है, जो फिशन रिएक्शन की तुलना में प्रति यूनिट द्रव्यमान कहीं ज्यादा होता है। हालांकि चुनौती यह है कि पृथ्वी पर फ्यूजन रिएक्शन शुरू करना बहुत मुश्किल है। पॉजिटिव चार्ज वाले हाइड्रोजन न्यूक्लियई स्वाभाविक रूप से एक दूसरे को बहुत ज्यादा फोर्स से रिपेल करते हैं। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को दूर करने और उन्हें फ्यूज करने के लिए आपको ऐसी कंडीशंस बनानी होंगी
जो एक तारे के कोर को रेप्लिकेट करें, करोड़ों डिग्री सेल्सियस का तापमान और अविश्वसनीय क्रशिंग प्रेशर्स। ऐसी कंडीशंस हमारी पृथ्वी पर स्वाभाविक रूप से मौजूद नहीं है। इस नए हथियार को डिजाइन करने वाले साइंटिस्ट्स के लिए फ्यूजन रिएक्शन को इग्नाइट करने के लिए जरूरी एक्सट्रीम हीट और प्रेशर पैदा करने वाला केवल एक ही जात मैनमेड डिवाइस था, एक और न्यूक्लियर बॉम्ब। इसलिए हाइड्रोजन बॉम्ब को एक ऐसे हथियार के रूप में समझा गया है जो फिशन बॉम्ब का इस्तेमाल सिर्फ एक ट्रिगर के तौर पर करता है। इस कॉन्सेप्ट ने न्यूक्लियर वेपनरी का पैमाना हमेशा के लिए बदल दिया। जबकि एक फिशन बॉम्ब की पावर क्रिटिकल मास को असेंबल करने की प्रैक्टिकलिटी से लिमिटेड होती है, एक फ्यूजन बॉम्ब की ऐसी कोई थियोरेटिकल अपर लिमिट नहीं होती। आप डिजाइन में जितना फ्यूजन फ्यूल जोड़ सकते हैं वह सिद्धांत रूप में लिमिटलेस है। ज्यादा फ्यूल का मतलब सीधे तौर पर एक बड़ा धमाका होता है। हाइड्रोजन बॉम्ब की यही फिरवनी हकीकत है। यह एक स्केलेबल, लगभग असीमित पावर का हथियार है। अब सिर्फ एक शहर को तबाह करने की बात नहीं थी, यह पृथ्वी की सतह पर एक आर्टिफिशियल स्टार को अनलीश करने की क्षमता के बारे में था। अनाइलेशन की एक ऐसी फोर्स जो थर्मोन्यूक्लियर आग की एक ब्लाइंडिंग फ्लैश में पूरे रीजन्स को मिटा सकती थी। हाइड्रोजन बॉम्ब एक 2 स्टेज हथियार है जो एक फिशन बॉम्ब का इस्तेमाल करता है एक बहुत ही पावरफुल फ्यूजन रिएक्शन को ट्रिगर करने के लिए। टेलर उलम डिजाइन प्राइमरी फिशन एक्सप्लोजन से निकली एक्स रेज को बहुत ही अजब तरीके से इस्तेमाल करता है सेकेंड फ्यूरी फ्यूजन फ्यूल को कंप्रेस और इग्नाइट करने के लिए। एक्स रेज बॉम्ब केसिंग के अंदर रिफ्लेक्ट होती है, एनर्जी को लिथियम ड्यूटेराइड के एक सिलेंडर पर फोकस करती है। बाहरी लेयर या पुशर इस इंटेंस एनर्जी के अंदर जलकर खत्म हो जाती है, जिससे एक पावरफुल अंदर की तरफ इंप्लोजन होता है। एक सेंट्रल प्लूटोनियम स्पार्क प्लग कंप्रेस होता है, जिससे एक सेकेंड फेरी फिशन रिएक्शन शुरू होता है जो फ्यूजन फ्यूल को लाखों डिग्री तक गर्म करता है। इससे फ्यूजन इग्नाइट होता है, लिथियम ट्रिटियम में बदल जाता है जो ड्यूटेरियम के साथ फ्यूज होता है और इनिशियल फिशन ब्लास्ट से कहीं ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। नतीजा एक थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है जिसकी पावर लगभग अकल्पनीय होती है। न्यूक्लियर एज की शुरुआत 1930 के दशक के आखिर में हुई, जब साइंटिस्ट्स को फिशन की ताकत का अंदाजा हुआ। तब डर और अर्जेंसी का माहौल था। नाजी अत्याचारों से बचकर सिलार्ड और आइंस्टीन जैसे फिजिसिस्ट्स ने प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को इस हथियार की ताकत के बारे में बताया, जिससे मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू हुआ। ओपेनहाइमर के अंडर टीम्स ने 2 तरह के बॉम्ब बनाने के लिए तेजी से काम किया, एक यूरेनियम गन टाइप और एक प्लूटोनियम इंप्लोजन डिवाइस। सालों की सीक्रेट मेहनत के बाद पहला एटॉमिक बॉम्ब जुलाई 1945 में ट्रिनिटी, न्यू मैक्सिको में टेस्ट किया गया। एक्सप्लोजन की चकाचौंध कर देने वाली चमक हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट बन गई। साइंटिस्ट्स ने ओई और ड्रेड फील किया, क्योंकि वे जानते थे कि उन्होंने एक ऐसी ताकत को आजाद कर दिया है जो सिविलाइजेशन को खत्म कर सकती है। ओपेनहाइमर ने कोट किया, अब मैं मृत्यु बन गया हूं, दुनिया को तबाह करने वाला। बॉम्ब के बनने से वॉर, पावर और ह्यूमैनिटी हमेशा के लिए बदल गए। ट्रिनिटी टेस्ट के साथ बम एक वॉर वेपन बन गया। एक कॉस्टली इन्वेजन से बचने के लिए प्रेसिडेंट ट्रूमन ने इसे जापान के खिलाफ इस्तेमाल करने का आदेश दिया। 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय ने हिरोशिमा को तबाह कर दिया। 3 दिन बाद फैट मैन ने नागासाकी को नष्ट कर दिया। इन ब्लास्ट से तुरंत 129,000 से ज्यादा लोग मारे गए और कई और बर्न्स और रेडिएशन से मर गए। जापान ने कुछ दिनों बाद सरेंडर कर दिया, जिससे वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया। हिरोशिमा और नागासाकी आज तक ऐसे अकेले शहर हैं जिन पर न्यूक्लियर वेपन से हमला किया गया है। इन बॉम्बिंग्स ने वॉर को खत्म कर दिया, लेकिन ह्यूमैनिटी पर एक परमानेंट स्कार छोड़ गए। वे न्यूक्लियर डेवस्टेशन की एक ग्रिम वार्निंग के रूप में काम करते हैं। न्यूक्लियर ब्लास्ट का डर एक्सप्लोजन के बहुत देर बाद तक रहता है। ज्यादा रेडिएशन, गामा रेज और न्यूट्रॉन तुरंत मार देते हैं, लेकिन फॉलआउट एक साइलेंट किलर है। रेडियो एक्टिव डस्ट बहुत बड़े एरिया में फैल जाती है, जमीन, पानी और जिस चीज को भी वो छूती है उसे दूषित कर देती है। रेडिएशन डीएनए को डैमेज कर देता है, जिससे बहुत तेज बीमारी होती है और जो बच जाते हैं उन्हें पूरी जिंदगी कैंसर का रिस्क रहता है। कई हफ्तों के अंदर मर जाते हैं, बाकी सालों तक इस इनविजिबल जहर से जूझते रहते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी के सर्वाइवर्स अपनी बाकी की जिंदगी इस खतरे के साथ जिए। फॉलआउट ये एंश्योर करता है कि ब्लास्ट के बहुत देर बाद तक बम के दुख का असर रहे। न्यूक्लियर फॉलआउट एनवायरनमेंट को कई जनरेशंस तक जहर देता है। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स मिट्टी,
पानी और फूड चेन में एंटर कर जाते हैं, जिससे पूरे रीजन्स पॉइजनीले वेस्टलैंड्स में बदल जाते हैं। रेडिएशन से होने वाले जेनेटिक म्यूटेशंस फ्यूचर जनरेशंस में पास हो सकते हैं, जिससे बर्थ डिफेक्ट्स और बीमारियां हो सकती हैं। सर्वाइवर्स को लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा, गिल्ट और साइकोलॉजिकल स्कार्स का सामना करना पड़ता है। ब्लैक रेन, रेडियो एक्टिव कालिक और वाटर कंटेमिनेशन को और भी ज्यादा फैलाता है। बॉम्ब का इम्पैक्ट हॉरर्स का एक कैस्केड है। पॉइजनीली जमीन, टूटे शरीर और फियर हुए माइंड्स, इसके निशान शायद कभी पूरी तरह से भर न पाएं। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद पूरी दुनिया में एक सुकून फैल गया और बहुत से लोगों को लगने लगा कि न्यूक्लियर डिस्ट्रॉयरी का फिरावना खतरा अब बस हिस्ट्री बुक्स तक ही रह गया है। हालांकि ये सोच बहुत खतरनाक तरीके से गलत है। हकीकत यह है कि न्यूक्लियर वेपन्स का खतरा आज भी उतना ही रियल है जितना सुपर पावर टेंशन के पीक पर था। आज ये एस्टीम सेट है कि अभी भी 12,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं, जो 9 देशों के आर्सेनल में फैले हुए हैं। इनमें से मोरतर वेपन्स यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के पास हैं, लेकिन चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया जैसे दूसरे देशों के पास भी ये अल्टीमेट वेपन्स हैं, जो कथित तौर पर नेशनल डिफेंस और डेटरेंस के लिए हैं। इन हजारों वॉरहेड्स का होना ही एक परमानेंट अनफियरलाइंग रिस्क पैदा करता है। इनमें से कई वेपन्स हाई अलर्ट पर रखे जाते हैं, जो ऑन ऑर्डर मिलते ही कुछ ही मिनटों में लॉन्च होने के लिए तैयार होते हैं। ये पोस्चर, जो एक क्रेडिबल डेटरेंट को इंश्योर करने के लिए डिजाइन किया गया है, एक कैटास्ट्रोफिक एक्सीडेंट या मिसकैलकुलेशन के चांस को भी काफी बढ़ा देता है। दुनिया किसी जानबूझकर स्ट्रैटेजिक डिसीजन से नहीं, बल्कि एक टेक्निकल मालफंक्शन, एक अर्ली वार्निंग सिस्टम से, एक झूठे अलार्म, रिड्यूस यूनिकेशन में ब्रेकडाउन या बहुत ज्यादा प्रेशर में एक सिंपल ह्यूमन एरर से न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट में डूब सकती है। कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल टेंशन और साइबर वॉरफेयर की दुनिया में इन वेपन्स को कंट्रोल करने वाले सिस्टम पहले से कहीं ज्यादा फेल होने या कॉम्प्रोमाइज होने के लिए वल्नरेबल हैं। इस हमेशा मौजूद खतरे को कम करने के लिए इंटरनेशनल रिड्यूस यूनिटी ने कई आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट्स और ट्रीटीज बनाई हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रीटी ऑन दी नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स या एनपीटी। एनपीटी नए देशों में न्यूक्लियर वेपन्स के फैलने को रोकने में काफी सक्सेसफुल रही है, लेकिन इसे लगातार चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इस ट्रीटी का मकसद 3 मेन गोल्स हासिल करना है: न्यूक्लियर वेपन्स टेक्नोलॉजी के फैलने को रोकना, न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल यूजेस में कूनप्रेशन को बढ़ावा देना और कंप्लीट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के अल्टीमेट गोल को पूरा करना। हालांकि डिसआर्मामेंट पर प्रोग्रेस धीमी रही है और ये ट्रीटी उन देशों से स्ट्रेन में है जो अपने आर्सेनल को डेवलप करना जारी रखते हैं और दूसरे जो इसके फ्रेमवर्क के बाहर काम करते हैं। कड़वी सच्चाई ये है कि जब तक न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, उनके यूज होने की नॉन जीरो चांस है। 2 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट न्यूक्लियर एक्सचेंज में बदल सकता है, जिसके भयानक नतीजे होंगे न सिर्फ उस रीजन के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। जलते हुए शहरों से निकलने वाला धुआं और कालिक स्ट्रेटोस्फीयर में जा सकता है, जिससे एक न्यूक्लियर विंटर ट्रिगर हो सकता है जो सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर देगा, ग्लोबल टेम्परेचर को बहुत कम कर देगा और दुनिया भर में अकाल ला देगा। न्यूक्लियर वेपन्स के कॉन्टेक्स्ट में कोई विनर नहीं हो सकता। इसका एक ही नतीजा है, एक शेयर की हुई कैटास्ट्रोफी, पीछे एक ऐसी दुनिया छोड़ना जिसमें अगर कोई सर्वाइवर बचा भी तो वो मरे हुए लोगों से ईर्ष्या करेगा। खतरा खत्म नहीं हुआ है, ये बस सोया हुआ है।